Assalamualaikum. My name is Dr. Anam, co-founder of PMC. Today we are discussed about the cupping therapy. What is cupping therapy? कपिंग थेरेपी क्या होती है? कपिंग थेरेपी एक जदीद टेक्निक है जो कि बहुत से कल्चर्स में पेन को रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाता है, हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए हम कपिंग थेरेपी करते हैं। ओके, और फिजियोथेरेपी में हम इसे किस तरह से देखते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। हमारे पास फिजियोथेरेपी में 3 टाइप्स आती हैं। इसमें हमारे पास ड्राई कपिंग है, वेट कपिंग है और डायनामिक कपिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेशंस। हम कपिंग थेरेपी किस किस एरियाज में कर सकते हैं। मायोफेशियल पेन, मसल्स की जो टाइट मसल्स हुए होते हैं उनको रिलीज करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक के मसल्स आ जाते हैं, बैक पेन है, बैक में मसल स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से उसमें हम कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। काफ मसल्स पे कर सकते हैं उसे रिलैक्स करने के लिए। सेकेंड, हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास मसल्स में लोकलाइज मसल नॉट्स बनी होती हैं। खासतौर पर ट्रैप्स में जब भी हम मतलब कि फील करें, हमें फील हो जाएगा कि वहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और पेशेंट का बहुत रिलीफ फील होता है। सेकेंड, हमारे पास मसल टाइटनेस है। मसल टाइटनेस में हम लोग डायनामिक कपिंग मोस्टली करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, मसल जो टिश्यूज होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है। सेकेंड, सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट। ओके, और डायनामिक कपिंग या वेट कपिंग करने से सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है पेशेंट्स का। अगर हम वेट कपिंग कर रहे हैं तो जो क्लॉट्स होते हैं ब्लड में वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो वापस इक्वल हो जाता है और पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील करता है। सेकेंड, हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस आते हैं कि हम कपिंग थेरेपी किस किस एरियाज पे नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन वाउंड्स हैं। ओपन वाउंड्स में हम लोग कपिंग थेरेपी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं। हीलिंग वहाँ पे डिले हो सकती है या टिश्यू डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से हम ओपन वाउंड्स में कपिंग थेरेपी नहीं करते हैं। सेकेंड, हमारे पास स्किन इन्फेक्शन आ जाता है। स्किन इन्फेक्शन में भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होती है वो पहले ही रोस हुई होती है, वर्स होती है वहाँ की कंडीशन, उसकी वजह से नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे भी टिश्यू डैमेज हो सकता है और जो रिस्क इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ सकते हैं। और फंगल मोस्टली स्किन इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन के लिए कपिंग थेरेपी की जाती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ की जाती है। क्योंकि अगर आप किसी को फंगल इन्फेक्शन के लिए कपिंग थेरेपी कर रहे हैं तो वो आपको भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीवर वेरिकोज वेन्स है। उसमें हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि एक्सेसिव रिस्क होता है ब्लड क्लॉट्स का। उसके अलावा वेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वेन रप्चर हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से हम लोग इसमें सीवर वेरिकोज वेन्स में कपिंग थेरेपी नहीं करते हैं। जब भी आपने करनी है, आपने सबसे पहले देखना है उस एरिया को कि वहाँ पे इस तरह से कोई एक्सेसिव वेरिकोज वेन्स बनी तो नहीं हुई है। अगर बनी है तो फिर आप उस एरिया में कभी भी कपिंग थेरेपी नहीं करेंगे। सेकेंड, हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हमारे पास ब्लीडिंग रिस्क जो होती है वो इंक्रीज हो सकती है, हीलिंग डिले हो सकती है, क्लॉटिंग का इशू आ सकता है। जैसे कि हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, हीमोफीलिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ये मेजर रिस्क होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, जिसमें हम लोग नहीं करते हैं। सेकेंड, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट नीडेड, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कपिंग थेरेपी करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास कपिंग सेट आता है जो कि ग्लास का बना होता है, सिलिकॉन के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। जिस हमारे पास कप्स आते हैं वो ग्लास फॉर्म में भी आते हैं, सिलिकॉन में भी आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लास्टिक के कप्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। पंप और फायर सोर्स होता है, लेकिन हम लोग पंप से ही सक्शन क्रिएट करते हैं, फायर सोर्स से नहीं करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होती हैं, आप टैप वाटर, नॉर्मल वाटर जो होता है वो भी यूज़ करते हैं, सलाइन वाटर जो होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं स्किन को क्लियर करने के लिए। ओके, अब हम अपने टाइप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स आती है ड्राई कपिंग टेक्निक। ड्राई कपिंग टेक्निक हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्यों करते हैं? अप्लाई कप्स टू द स्किन एंड क्रिएट सेक्शन। सबसे पहले अपने स्किन जिस एरिया पे भी आपने करना है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मसल टेंशन क्रिएट हुई हुई है या मसल स्पैज्म है, आप उस एरिया को क्लीन करेंगे। फिर आप उस पर कप लगाएंगे, सक्शन क्रिएट कर देंगे 5 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन रख के। लेकिन आप में चेक करते रहना कि पेशेंट इरिटेट ना हो रहा हो या स्किन में कोई ज़्यादा इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर आप उसे रिमूव कर देंगे।
सेकंड हमारे पास टेक्निक आ जाती है वेट कपिंग टेक्निक। इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट के जहाँ पे भी हमने करना, जैसे अपर बैक पे कर रहे हैं, शोल्डर्स पे कर रहे हैं, नेक के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, वाटर के साथ या डिटॉल वाटर यूज़ करके उसे क्लीन करके फिर आपने उस पर सक्शन करनी है और उसे छोड़ देना 5 मिनट्स के लिए। जब तक स्किन का कलर चेंज नहीं हो जाता, आपको पर्पलिश कलर शो ना होना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपने कप लगे रहने देने हैं। जब वो पर्पलिश हो जाएगी स्किन, फिर आपने कप रिमूव करना है। स्मॉल टाइनी कट्स वहां पे लगाने हैं, सुपरफिशियल एरिया पे आपने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के लिए आप शुगर पिन्स यूज कर सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल ब्लेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कट सिर्फ सुपरफिशियल एरिया पे लगाना है, बहुत डीप कट नहीं लगाना है। और फिर जब आप कट्स लगा लेंगे, आप दोबारा से कप वहां लगाएंगे और सक्शन क्रिएट कर देंगे। और फिर आप मैक्सिमम 10 मिनट्स तक वेट करेंगे, तो वो ब्लड खुद ब खुद बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर 10 मिनट्स आप कप रिमूव करेंगे, उस एरिया को क्लीन करेंगे और पॉलीफेक्स लगा देंगे उन एरिया पे जहाँ पे भी आपने कपिंग की हुई है, ताकि इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ना जा सके। सेकेंड हमारे पास डायनेमिक कपिंग टेक्निक आ जाती है। डायनेमिक कपिंग टेक्निक हम मोस्टली मसल को रिलैक्स करने के लिए की जाती है, और मसल टेंशन को रिमूव करने के लिए या मसल टाइटनेस हुई है उसके लिए की जाती है। इसमें हम लोग सिर्फ एरिया को क्लीन करते हैं, और उसके बाद आप ऑयल या कोई भी जेल यूज़ करेंगे जिस एरिया पे आपने करनी है, आप उस एरिया पे सारा लगा के फिर आप कप को सक कर लोगे, सक्शन क्रिएट करोगे कप में। सिर्फ आपने एक टाइम में सक्शन क्रिएट करनी है ताकि वो मूवेबल हो जाए कप। अगर आप ज़्यादा सक्शन दोगे तो फिर वो मूव नहीं करेगा। आपने एक बार ही इसमें सेक्शन क्रिएट करनी है और उसे मूव करना उस एरिया पे जहाँ पे भी आप इसको करना चाह रहे हैं। और उससे ये होगा कि डीप टिश्यू मसाज आता है। उसके बाद आप हीट दे दो, पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है, मस्कुलर स्टिफनेस भी रिलीज हो जाती है और मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पोस्ट कपिंग केयर। पोस्ट कपिंग केयर कि हम उसके बाद जमा के बाद हम किस तरह केयर कर सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके और जल्दी से हीलिंग हो सके। सबसे पहले ये कि आपने उस एरिया को फौरन से क्लियर कर देना है और उसके ऊपर पॉलीफेक्स लगा लेनी है। रेड मार्क्स अपीयर होंगे, वो मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर फेड हो जाते हैं। आपने उसके ऊपर पॉलीफेक्स घर में भी जाने के बाद अपने पेशेंट को ये एडवाइस कर देना है कि आपने इसके ऊपर पॉलीफेक्स वगैरह लगाते रहना है और आपने हाइड्रेटेड रहना है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और आपने कोई भी इस तरह की एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी। जब भी आपने पेशेंट को टाइम देना ही जामा का, आपने उससे पहले उससे कह देना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन में नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें जब भी आपने हिजामा करवाने के लिए आना है। ओके। और इसमें हमारे पास लास्ट स्लाइड में है कलर शो हो रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से, अगर आपने कपिंग की है और ब्लड जो आ रहा है क्लोटिंग फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ब्लड उनका थिक हुआ हुआ है जो कि क्लोटिंग फॉर्म में आ रहा है। तो हम उससे कहेंगे आप अपनी मतलब कि वाटर इनटेक अच्छा करें। या जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो ब्लड होता है वह क्लोटिंग फॉर्म में ही आ रहा होता है। और अगर हमारे पास जो कलर है ब्लड का वो बहुत लाइट हो तो उसमें एनीमिया का डेफिशिएंसी होती है, ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसी तरह अगर हमने कप लगाया हो तो ब्लड के साथ साथ ना वाटरी से फ्लूइड्स आ रहे होते हैं, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पानी पानी सारा बबल्स बन रहे होंगे उस कप में। तो वो जो होते हैं वो एक्सेसिव डैम्पनेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें शो हो रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट ब्लड कलर्स होते हैं और वो डिफरेंट हिस्ट्रीज के साथ होते हैं। ये आपके असेसमेंट के लिए कुछ एमसीक्यूज हैं, आप इन्हें देखिएगा और इस स्लाइड्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और लेक्चर अच्छे से सुन लें। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली कल के लिए उसे लेके आए, तो हम जरूर आपको उसे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और कल सबने 9:30 शार्प आ जाना, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये हमारे पास हिजामा पंप है जिससे हम सक्शन क्रिएट करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट साइजेस ऑफ कप्स आते हैं। सबसे जो मोस्टली कप जो हम लोग यूज कर रहे थे ना वो साइज 2 स्टैंडर्ड कप है, वही यूज किया जाता है हर जगह पे। सिवाय फेस पे करने के लिए सबसे मीडियम साइज का जो कप होता है वो हम यूज करते हैं फेस कपिंग करने के लिए। और माइग्रेन के लिए जो होते हैं वो भी वही यूज हो रहे होते हैं। बाकी साइज 2 स्टैंडर्ड साइज है जो कि हर जगह पे यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा कप जो होता है उसे हम मेजर एरिया जो होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के कप हैं। ये सारी किट है और ये इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में सब बताया जाएगा।
एंड थैंक यू। अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो उसे हम लोग कल क्लियर कर देंगे।